डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लोग को मेनली यहाँ देखना है कि ये जो नेमिंग का तरीका है ये कैसे है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं, ऐसे पिछले क्लास हुआ ही था बट आज हम फिर बता देते हैं, ई कोराय लिखते हैं, ठीक है, ई कोराय है, आर और 1 लिखते हैं। एक्चुअली में देखो इसका नाम जो है वो कैसे होगा, जैसे मान लो इस्चेरिया कोलाई लिखते हैं हम लोग, पूरा फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, इस्चेरिया कोलाई, ठीक है। देखो ये जो है ये इसके डिस्कवरी के हिसाब से दिया गया है। जैसे मान लो बैक्टीरिया इस्चेरिया कोलाई, ठीक है, तो इस्चेरिया ई जो वर्ड है वो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, जेनस है। इस्चेरिया कोलाई होता है तो CO जो है, CO ये 2 वर्ड हम लोग ले रहे हैं स्पीसीज का, 2 वर्ड ले रहे हैं स्पीसीज का। अब ये जो R लिखा हुआ ये है क्या, तो इस बैक्टीरिया के, क्योंकि जो भी एंजाइम निकलता है वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन से हम लोग निकाल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बोल रहे हैं, जो भी एंजाइम निकाल रहे हैं जिसको कट करना है, ठीक है, जिससे कट करना जो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है, उसके लिए बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकालना होता है। तो यहाँ ध्यान देना कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो नाम कैसे लिख रहे हैं कि एक जीनस का कैपिटल वर्ड लिए ई, कोलाई में CO 2 वर्ड, स्पीसीज का 2 वर्ड लिख रहे हैं, देखो यहाँ दोनों मैच कर रहा है, ई कोलाई और ई कोलाई, आई मीन कहने का कोलाई में CO लेंगे, और ये R और 1 क्यों लिखते हैं, है ना, RI, एक्चुअली RI यानी R1 है। तो क्योंकि इस बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन होता है उसका स्ट्रेन RY स्ट्रेन का जो RY13 स्ट्रेन है उससे ये एंजाइम को लिया गया है, बनाया गया है, इसलिए एक उसका नाम ले लिए। और 1 जो लिखते हैं 1 and 2, तो अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी जो फर्स्ट हुआ है, जो सेकेंड हुआ है, जो थर्ड हुआ है, उस हिसाब से जो पहले हुआ उसका 1 दे दिया, जो उसके बाद हुआ उसका 2 दे दिया, जो उसके बाद होगा उसका 3 दे दिया। इस तरह से हम लोग इस्चेरिया कोलाई का नाम इस तरह से रखते हैं। देखो पिछले क्लास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पिछले क्लास में हम लोग सारा एंजाइम के बारे में बात किए थे कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका काम क्या क्या काम है, डीएनए के सेगमेंट को कट करना, मॉलिक्यूलर सीजर। उसके बाद हम लोग लाइगेज देखे थे, लाइगेज के बाद हम लोग देखे थे वहां पे पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि क्लोनिंग वगैरह में हेल्प करता है। उसका रिएक्टर देखे थे, उसका होस्ट सेल देखे थे। तो देखो इस जो देखो क्योंकि ये जो एंजाइम जो हम लिख रहे हैं, जैसे हम लोग बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और ये मेडिकल में भी पूछता है। और अगर तुम्हारा एकेडमिक, तो एकेडमिक में वैसा कुछ नहीं पूछेगा इसे, बस जब प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर में इसका प्रोसेसिंग होता है, उस टाइम पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका प्रोसेसिंग भले पूछेगा, बट इस्चेरिया कोलाई एंजाइम का नाम, आखिर ये नाम कैसे आया, ये कैसा डिस्कवर, ये कभी नहीं पूछेगा, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही बताएं ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का बहुत सारा है, जैसे हिंड2, और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो एंजाइम निकला वो हिंड2 है, तो उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि हिंड जो 2 है ये क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उसमें हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से लिया गया था, इसलिए हिंड2 है। मतलब एक जो एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ये सबसे ज्यादा लिया गया इसी का, इस्चेरिया कोलाई का ही लिया गया है, इसीलिए हम इसका बताए ये जो नाम पड़ा है मतलब जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उसी का, ठीक है। ये भी तुम लोग को बता दिए कि न्यूक्लियस क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो न्यूक्लियस ग्रुप का ये है, उसमें एक्सो और इंडो, अगर एक्सो होगा तो उसमें क्या होगा, वो एक्सो होगा तो टर्मिनल पार्ट से काटेगा, और इंडो होगा तो किसी भी पार्ट से वो काट देगा, बीच से भी काट सकता है, ठीक है। दूसरा चीज पूछता है कि इसका एंजाइम का जो नाम है ये कैसे हुआ, कैसे इतना एंजाइम को कैसे समझेंगे, तो ध्यान रखना पहले ही बता चुके हैं कि जो भी एंजाइम हुआ, जो भी एंजाइम हम निकालें वो जिस स्थिति से निकाले, जैसे बैक्टीरिया के से निकालें तो उसी का नाम से वो लिया गया, क्योंकि वो इस्चेरिया कोलाई जो है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, इस्चेरिया जो है वो ई वर्ड यहाँ जीनस का लिए, कोलाई CO जो 2 वर्ड होता है वो स्पीसीज का लिए, बाकी जो R जो ले रही है स्ट्रेन का, RY13 स्ट्रेन से इसको बनाया गया था R, और 1 क्यों बताए, क्योंकि 1 जो है वो सबसे फर्स्ट में था, अगर इस ई कोराई 2 होता है उसके बाद डिस्कवरी हुआ है, मतलब वो सीरीज वाइज के नाम से दिया गया, ये चीज है। अब देखो इस्चेरिया कोलाई हम लोग एंजाइम के बारे में समझ गए। अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग एंजाइम के साथ साथ में मेन हम लोग वेक्टर के बारे में भी जानते हैं। अब देखो जब हम एंजाइम की बात, सॉरी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एंजाइम तो जरूरत है ही, लेकिन तुम किसी भी स्पीसीज का अगर डीएनए निकालते हो तो कैसे निकालोगे, तो उसका आइसोलेशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आइसोलेशन के
डीएनए में हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। कैसे? सपोज जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्या है कि जैसे मान लो ये ह्यूमन का है, इसका जीन को काटे, एक फिर मतलब एक नया जीन को लिए और दोनों को ऐड किए, यही ना चीज है। एक फॉरेन डीएनए है और एक तुम्हारा प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर होता है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ह्यूमन जीन में है और ये प्लाज्मिड है, दोनों को एक स्पेसिफिक साइड पे काट के, इसको भी काट के दोनों को अटैच कर देते हैं, फिर डाल देते हैं किसमें, होस्ट सेल में, ताकि उसमें और ज्यादा क्लोनिंग हो, उसका बहुत ज्यादा रिपीटिंग यूनिट बने, और फिर जिस होस्ट सेल में डालते हैं फिर वहां से उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो फिर आगे यूज या फिर जो भी सर्विसेज के लिए उसको यूज करते हैं, यही चीज है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आखिर हम जो ये डीएनए काट रहे हैं, ठीक है, हम क्या बताए हैं कि कोई भी अगर डीएनए का सेगमेंट लेते हैं तो उसका जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर का कुछ फीचर्स है, ठीक है। उसी तरह कोई भी डीएनए है उसका अगर हम रेप्लिकेशन होना चाहिए वगैरह जो भी है, तो रिकॉग्निशन जो एक बोलते हैं कि नहीं हाँ एक स्पेसिफिक जो साइट है वो हम लोग को डीएनए कैसे मिलेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है कि अगर मान लिया कोई भी चीज का हम मॉलिक्यूल लेते, सॉरी मॉलिक्यूल है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन को मान लो हम ब्रेक कर दिए एंजाइम के हेल्प से, उसके बाद प्रोटीन वगैरह को सब निकाल दिए, डीएनए को निकाले, डीएनए को निकालने का उसको कट किए, हमको तो बहुत सारा फ्रेगमेंट आ गया ना, लेकिन उस फ्रेगमेंट को कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो ये जो जेल है, ये जेल क्या है, तो एगारोज जेल है जो कि एल्गी से बना है, ठीक है। और ये एल्गी तुमको वहां जब पढ़ोगे प्लांट किंगडम, तो वहां पे तुमको एल्गी का जो है वहां दिख जाएगा कि ग्लाइसेरिया एक एल्गी का स्पीसीज है जो जिससे ये जेल आई मीन एगारोज जेल जो है वो निकाला जा रहा है। तो हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, उसको इस प्रोसेस के लिए कौन सा सॉरी ये मेथड के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक डीएनए को आइसोलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को आगे का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब डीएनए को काट के लिए बहुत सारा डीएनए फ्रेगमेंट में, क्योंकि डीएनए सेगमेंट है तो रिकॉग्निशन साइट पे अगर काटेंगे तो हम लोग को बहुत सारा मिलेगा। वो डीएनए को कैसे हम लोग लेते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना, ठीक है, कि क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा तुम्हारा एकेडमिक वगैरह में और मेडिकल में दोनों पूछता है। फोरेसिस ये चीज है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जेल जो है वो कौन सा जेल है, एगरोज जेल, ये एगरोज जेल जो है ये एल्गी का प्रोडक्ट है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डब्बा लेंगे, अब ये डब्बा एक तरह का बॉक्स लेंगे जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डाला हुआ है, ठीक है। ये अब यहाँ पे समझना क्या होता है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इस कॉलम में हम लोग डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट्स है सारे डीएनए को इसमें डाल देते हैं, जो भी और उसके साथ मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्रोटीन को अलग करना है, डीएनए को अलग करना है, तो कुछ ना कुछ सबका प्रोसेस होता है ना, लेकिन डीएनए को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जरूरत पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक साइड में कैथोड है और एक में एनोड है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये एक क्वेश्चन है कि आखिर कैथोड हम किसको ले रहे हैं, एनोड किसको ले रहे हैं। तो एनोड एक तरह का एक एनोड मतलब एक तरह का प्लेट है, एनोड प्लेट बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है। बट यहाँ पे कैथोड हम कैसे लेंगे, तो ध्यान देना कि कैथोड हम लोग लेते नहीं है, एक्चुअली डीएनए जो होता है वो एसिडिक भी है और निगेटिवली चार्ज एलिमेंट भी बोलते हैं, चार्ज एलिमेंट
भी इसको बोलते हैं। ये चीज है। तो सोचो, एक साइड में आ गया निगेटिव पार्ट, अब एक साइड में आ गया पॉजिटिव। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के में रनिंग कराएंगे तो इसके अंदर में बहुत सारा फोर्स प्रेजेंट होता है। ये जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डिवाइस के अंदर में बहुत सारा क्या होता है, फोर्स प्रेजेंट होता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो जो छोटा जो स्मॉल साइज का होगा वो आगे आ जाएगा और जो लार्ज साइज का होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि साइज पे बहुत बड़ा डिपेंडिंग हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल को अलग करना। जो 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 छोटा साइज होगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो मतलब कि बड़ा साइज में होगा वो। यहाँ पे ध्यान देना कि इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में डीएनए का साइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसके आइसोलेशन के लिए। हम क्या बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में जैसे जब हम क्या होता है कि एक प्लेट लिए, एक बॉक्स लिए, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉलम है, इसमें डीएनए डाल दिए। डीएनए डालने के बाद डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज और एसिडिक भी होता है, तो यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज को लेके देखना है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ हमको नहीं पता है साइज कौन है, क्योंकि बहुत सारा फ्रेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, क्योंकि इसको हमको आइसोलेट करना है उस जेल से। तो क्या कर रहे हैं इसमें जो है, मतलब इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि कॉलम में डाल देंगे। कॉलम में डालने के बाद हम एक साइड पे एनोड, क्योंकि इस डिवाइस में एक साइड पे एनोड रहता है प्लेट, ठीक है, और एनोड इज अ पॉजिटिव और डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज। तो जब हम लोग सिंपल जानते हैं दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो सिंपल है कि क्या बोलता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, वो मूव कर जाएगा। लेकिन वो जो कॉलम है उस कॉलम में पोर्स प्रेजेंट होता है और वो पोर छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज का होगा ना वो मूव कर जाएगा एकदम टर्मिनल पार्ट पे, और जो लार्ज साइड होगा वो इधर प्रेजेंट होगा। अब सबसे बड़ा बात है, ये तो एक डिवाइस है, इससे हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसमें तो जेल लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको देखना है। तो ध्यान रखना कि इसको हम लोग देख, तो क्योंकि डीएनए कलरलेस है, डीएनए में कोई कलर है नहीं, देखना है तो कैसे देखेंगे भाई। तो हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक डाई डाल देंगे। ध्यान रखना ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, डाई कौन सा डाई डालेंगे, इथिडियम, इथिडियम क्या डालेंगे, ब्रोमाइड, क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। एक सेकंड एक सेकंड, डाई का नाम यही है ना, कंफ्यूजन बहुत सारा डाई है। हाँ, इथिडियम ब्रोमाइड। अब हम इसमें क्या कर दिए, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए, ठीक है। तो इसमें इस जेल में क्या डालिए, इस कंटेनर में, मतलब इस जो एरिया है यहाँ पे, ये हम डाई इस पे डाल दिए। अब देखो, अब एक सवाल है कि डाई तो हम डाल दिए तो वो ऐसे ही दिख जाएगा, नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, तो इसके ऊपर में एक यूवी लैंप, आई मीन यूवी रे का पासिंग कराना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूवी रे या फिर यूवी लैंप। क्या है, यूवी लैंप। एक्चुअली डाई करने से कलर नजर आएगा, बट कब नजर आएगा, जब हम इस पे यूवी रे का एक्सपोजर करेंगे। इसका मतलब कि यूवी रे जब इस पे आएगा, डाई किया हुआ है वो सारा सेगमेंट, यहाँ पे उसमें डाई डाल दिया, वो डाई हो गया, स्टेन हो गया, ठीक है। जैसे ही इसको हम डालें तो ये जो है ये ऑरेंज कलर में दिख जाएगा। देखो कितना ज्यादा यहाँ पे मैकेनिज्म है। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉलम में डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल दिए बहुत सारा, उसमें से जो स्मॉल साइज का है वो पोर से निकल गया, जो लार्ज साइज का, जो स्मॉल साइज है वो आगे बढ़ गया एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा नजर आएगा। उसके बाद उसको देखना है तो डाई कर दिए, डाई में क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड, एक सोल्यूशन है जो उसको स्टेन करेगा। अब स्टेन करने के बाद भी ये नहीं दिखेगा, तो स्टेन करने के बाद कैसे दिखना है, तो एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का ये सब एग्जाम लाइन है और इसको बहुत अच्छे से समझना। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है मेडिकल में, और प्रोसेस भी पूछेगा डीएनए वगैरह को किसी भी पार्ट से कैसे अलग करना है, ये चीज है। तो इथिडियम ब्रोमाइड एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का डाई ले रहे हैं, स्टेन ले रहे हैं, उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, यूवी का एक्सपोजिंग कर दिए। जैसे ही यूवी का इसमें एक्सपोजिंग हुआ ये ऑरेंज कलर में नजर आ। फिर हम चीज है कि आखिर हम लोग आई मीन जो हमारे ट्रेस हमको करना है वो कैसे पता चलेगा। तो इसका बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, काम भी नहीं आएगा वो तुम्हारा
इस फील्ड में जाते हो, केमिकल वगैरह फील्ड में, तो उसमें तुम्हारा जाएगा। लेकिन हम लोग इस बोर्ड से, इस जो ये जो मतलब कॉलम है, ये जो एक डिवाइस है, इससे जो हम लोग डीएनए को निकालेंगे, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानना है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, नहीं जानना है, बस इस प्रोसेस को जानना है। तो जब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस में डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा, रिकॉग्निशन, सॉरी, डीएनए बहुत सारा होगा, उस डीएनए में हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना, क्योंकि उसी जीन को तो अलग करना था ना। बहुत सारा डीएनए फ्रेगमेंट को हम लेके करेंगे क्या, जो मेरा काम है उसी में करना है। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के लिए, आई मीन वहां से रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या प्रोसेस होता है? इल्यूशन। देखो यहाँ पे इल्यूशन का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो जेल के साथ डीएनए के पीस को हम लोग इस डिवाइस से या इस प्रोसेस से अलग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इल्यूशन, ठीक है। अब देखो हम क्या बताए कि हम लोग को ये नहीं जानना है कि आखिर एग्जैक्टली डीएनए का सेगमेंट को कैसे हम निकालें, ठीक है। बस वो ऑरेंज कलर में हुआ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको इल्यूशन प्रोसेस से उसको वहां से बाहर निकालिए। अब हमको मिल गया वो डीएनए। अब डीएनए को हम फिर क्या करेंगे? उसको प्लाज्मिड में डालेंगे, प्लाज्मिड में डालने के फिर होस्ट सेल में डालेंगे, और वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट के बाद उस हेड से, उस होस्ट सेल से जो भी नंबर ऑफ क्लोनिंग मिलेगा, उस क्लोन को निकाल के फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर प्रोडक्ट बना के हम लोग बाहर उसको जिस पर्पज से, जैसे मान लो इंसुलिन का है, उससे निकाल के फिर इंसुलिन का दवाई बना के फिर मार्केट में बेच देंगे। ये प्रोसेस समझना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए भी हमको चाहिए ही, और डीएनए का सेपरेशन के प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो कैसे कैसे काम कर रहा है इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी रेस, सब ये सामने है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हम डायरेक्टली तुमको बता देते हैं। जैसे पूछेगा कि एगारोस जेल कौन बनाया, तो एल्गी बनाता है, ठीक है। हम लोग डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये स्टेन डाल के फिर यूवी रे, आई मीन यूवी रे का एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं। जो हम लोग को कलर चाहिए, आई मीन अगर हमको कहने का मतलब अगर डीएनए चाहिए तो कोई ना कोई कलर तो देना पड़ेगा, तो हमको उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए डाई डालते हैं, और यूवी एक्सपोजर में ही वो दिखता है, पहले वो नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टेन हो गया फिर वो दिख गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्योंकि वो पूछेगा। और सबसे बड़ा बात जो हम अभी बताने वाले, उसको ध्यान से रखना कि अगर कॉलम में डीएनए का सेगमेंट डाला हुआ है और उसके अलावा बहुत कुछ उसमें है, तो डीएनए को उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक साइड में क्या होगा? एनोड होगा, एक साइड में कैथोड होगा। जैसे ही उस कॉलम में डालेंगे तो जो भी स्मॉलर साइज में डीएनए है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव चार्ज तो सब होगा लेकिन साइज यहाँ पे डिपेंड करता है। पूछेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का जो सेपरेशन का बेसिस है वो क्या है, वो कैसे हो सकता है? उसके साइज पे डिपेंड करता है कि जो जितना छोटा साइज होगा वो जल्दी वहां से सेपरेट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वहां से। यही है तुम्हारा। तो 3-4 इसमें क्वेश्चन है। तो ये है तुम्हारा डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो टूल्स ऑफ जेनेटिक, सॉरी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग एंजाइम के अलावा, जैसे हम लोग पढ़े रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। उसके बाद लाइगेज, उसके बाद एक है तुम्हारा पॉलीमरेज। ये सब है। लाइगेज के बारे में हम तुमको कुछ बताना चाह रहे हैं, बट इसको पहले देख लो। लाइगेज में छोटा सा चीज है जो नहीं बताए थे, वो हम बता दें। बोलो, इसमें कुछ दिक्कत है? इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आया उदय? हाँ सर, आ गया समझ। सुनिधि, समझ में आया ये मैकेनिज्म? यस सर। ठीक है। देखो इसको
वैसे अभी हम लिखवा देंगे क्योंकि ये लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आइसोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड हम लिखा देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ चीज है वो भी हम मतलब हम लिखवा देंगे, ठीक है। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ सर। ले लिए? चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लाइगेज के बारे में, क्योंकि लाइगेज इज अ ग्लू, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें एक चीज है, जैसे अगर तुमसे पूछ दे कि लाइगेज का काम क्या होता है या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो ध्यान रखना रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम होता है कि फॉस्फेट जो बॉन्ड है उसको तोड़ना, ठीक है। लेकिन लाइगेज का काम होता है उसको जोड़ना। तो क्या सीधे जोड़ देगा? नहीं, कभी भी नहीं जोड़ेगा। मान लो ये शुगर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमेशा जानते हो 5 पे फास्फोरस होता है और 3 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो लाइगेज जो होता है ये फॉस्फेट बॉन्ड के साथ ही दूसरा डीएनए का सेगमेंट, मान लो ये प्लाज्मिड वेक्टर है, यहाँ पे काट दिए हम, तो इसका इसके साथ कैसे तुम जोड़ोगे? तो वो फॉस्फेट बॉन्ड मतलब 5 डैश एंड पे ही लाइगेज एग्जैक्टली वो जोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जोड़ पाएगा उसको, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पे एक और एंजाइम काम करेगा। देखो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो कि फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर दिया उस एंजाइम के हेल्प से। अब देखो जैसे मान लो ये काटा, ये काट के मान लो इसका जो पार्ट है वो अलग कर दिया, ये भी तो जुटने का डर रहेगा। तो ये जो कनेक्शन का मान लो कोई वेक्टर डीएनए है, उसी के डीएनए को हम काट दिए तो वो जुड़ने का तो डर रहेगा, ठीक है। जुड़ने का जो ज्वाइनिंग का जो डर रहेगा, आई मीन दोनों, क्योंकि दोनों का एक स्पेसिफिक साइड से काटा हुआ और दोनों कंप्लीट फेवरेबल है कि हाँ दोनों का एंड जो है वो जुट जाएगा, क्योंकि एक को फॉस्फेट इधर से 5 नंबर पे जोड़ेगा, इधर 3 नंबर पे जोड़ेगा। और तुमको पता है कि एक शुगर का जो है वो 5वां नंबर से जुटता है, लेकिन दूसरा जो फॉस्फेट है वो तीसरा नंबर पे ही जुटता है। तो यहाँ पे उसका तो है, फॉस्फेट तो है, तो ये जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ नहीं जोड़ने के लिए, आई मीन इस ज्वाइनिंग को, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को रोकने के लिए एक नया एंजाइम का यूज होता है, जिसका नाम है तुम्हारा जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो एल्कलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। अब देखो ये एंजाइम जो है, इस पे डालने से ये जो साइट मेरा तैयार हुआ है, क्योंकि इस पे फॉरेन डीएनए को डालना है ना, ये तो वेक्टर है, इस पे फॉरेन डीएनए डालना है, तो फॉरेन डीएनए डालने के पहले ये ज्वाइन ना कर जाए, उसके लिए ये एंजाइम यहाँ पे डालने से जो रिज्वाइनिंग का जो डर रहता है वो नहीं होगा। अब डर नहीं है तो इसको भी हम जब डालेंगे, इसीलिए ना बोलता है कि एक को काटने के लिए भी एंजाइम चाहिए, जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए। क्यों भाई? जोड़ने के लिए एंजाइम क्यों चाहिए? वहां तो बॉन्ड है वो तुरंत बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तो सबसे पहले इसको रोक दिया, नहीं जाने दिया। दूसरा, जब फॉरेन डीएनए को डाला जाता है, एक तो एक स्पेसिफिक साइट से ही उसको जोड़ना है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा काम आता है, लाइगेज एंजाइम। क्या आता है? लाइगेज एंजाइम, यही है तुम्हारा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हम लोग डीएनए, उसके पहले जो एंजाइम हम लोग पढ़े तो पढ़े, ठीक है। कि क्योंकि देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके बायोटेक का कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज इसमें है, तो इसमें एंजाइम बताना था, हम बता दिए। अब हम वेक्टर के बारे में तुमको बताना चाहते हैं, क्या कि वेक्टर में ऐसा क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि वेक्टर में ही पहले डालेंगे, फिर देखो एक चीज जान लो कि अगर कोई फॉरेन डीएनए डायरेक्टली होस्ट सेल में अगर डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन वहां नॉन वेक्टर लेना पड़ेगा सेगमेंट। लेकिन नॉर्मली अगर किसी भी चीज को डालना है किसी के थ्रू, आई मीन जैसे हम क्या बताएं कि मान लो ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, इसका जो
इंसुलिन का जीन है, इसको काटेंगे, फिर प्लाज्मिड वेक्टर में यहाँ कट करेंगे, इस डीएनए को यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर होस्ट सेल में जाके क्या करें, इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वेक्टर के कारण ही हो पाएगा, क्योंकि वेक्टर इज ए व्हीकल। अब किसका व्हीकल, तो फॉरेन डीएनए से अटैच होकर लेके जाता है। ये तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हो, डायरेक्टली डायग्राम है उसमें, फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए दोनों को काट के अलग करके दोनों को जोड़ के फिर नेक्स्ट सेल में जब जाता है तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वहां पे क्लोनिंग वगैरह वेक्टर का जो मैकेनिज्म है वो वहां पे देखें। लेकिन उसके लिए वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी पहले ये जानना है कि वेक्टर कौन कौन सा वेक्टर होता है। बहुत सारा वेक्टर है, ऐसा नहीं बस एक बैक्टीरिया ले लो खत्म, नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया है। जैसे हम लोग इसमें देखे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखे थे ना, ठीक है, उसमें देखे थे बैक और यैक, जिसमें देखे थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम देखे थे, और एक थे ईस्ट क्रोमोसोमल सॉरी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो भी एक तरह का वेक्टर ही है, उसी के थ्रू उसको जाना। तो इस टॉपिक में बायोटेक में सबसे ज्यादा जो PBR32 का रोल हुआ है, आई मीन PBR 322, ये जो वेक्टर है इसके बारे में पहले जान लें, क्योंकि वेक्टर अगर चाहिए तो उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अब ऐसा नहीं कि बिना कोई फीचर का हम ले लें, ठीक है। अब फीचर का अगर ले लिए ना वेक्टर तो कोई काम का होगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट को जब हम वेक्टर में डालते हैं तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, वहां पे क्या प्रोसेस होता है, दोनों ज्वाइन करके रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का भी प्रोसेस होना चाहिए ना, तब ना होस्ट में सेल में जाएंगे तब वो रेप्लिकेट कर पाएगा। अब मान लो रेप्लिकेशन का उसमें मैकेनिज्म ही नहीं है, वो काम ही नहीं करने वाला। तो हम लोग पहले वेक्टर के बारे में जानते हैं, और वेक्टर बहुत तरीके का, कुछ कुछ नाम हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे, बट हम डिस्क्राइब सिर्फ करने वाले हैं कौन, PBR 322, क्योंकि उस वही सबसे ज्यादा मतलब यूज होने वाला है हम लोग के साथ। ऐसे तो कॉस्मिड भी है, बैक्टीरियोफाज भी है, बैक्टीरियोलामा भी है, बैक है, वैक है, कॉस्मिड्स है, PBR वगैरह जो बोले, ई कोराई भी है, सब तरह का वेक्टर है, बट सबसे ज्यादा यूज इस चैप्टर में जो होगा वो PBR 322, ठीक है। चलो, उससे पहले वेक्टर से पहले हम तुम लोग को पॉइंट लिखाना चाह रहे थे। अच्छा ये बताओ कि कहाँ तक लिखवाए हैं इस चैप्टर में, लिखवाए हैं या नहीं लिखवाए हैं, अभी समझा ही रहे थे। आई थिंक हमको लग रहा है इनिशियल कुछ लिखवाए हैं, जो एग्जाम्पल वगैरह लिखे थे हैं। कल ही स्टार्ट किया था ना, कल लिखे थे। हाँ हाँ हाँ, कल ही स्टार्ट किए थे। हाँ सर लिखे थे। तो कल कहाँ टूल ऑफ RDT तक, है, टूल ऑफ RDT। अच्छा तो आज हम लोग को टूल्स ऑफ RDT आज मतलब, अच्छा पिछला क्लास तो समझा रहे थे ना, ठीक है। तो चलो आज हाँ उसको हम आगे कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर आगे समझते जाओगे तो पॉइंट वाइज नोट्स तो थोड़ा होना चाहिए ना, उसको हम करा देते हैं। टॉपिक देना टूल्स ऑफ, है ना, ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और recombinant DNA टेक्नोलॉजी। recombinant DNA technology or restriction enzyme ligase enzyme
उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम, उसके बाद वेक्टर्स एंड होस्ट सेल सॉरी। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। The molecular सीजर बोलते हैं, सीजर्स। ठीक है। फर्स्ट, it belongs to a large class of enzyme called nuclease. It is of two kinds. First, exonuclease. They remove nucleotide from the end of DNA। ठीक है। और दूसरा है endonuclease। They may cut at specific position within the DNA। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट से ले रहा हूँ। ले लो। हो गया सर। हो गया ना? ठीक। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको हम नोट करा लेते हैं। और three main classes of restriction enzyme। Type 1, type 2, type 3।
Type 1 is used as a recognized a specific sequence of DNA molecule. Okay. Type 2 is used. Type 2 is used in recombinant टेक्नोलॉजी, ठीक है। और टाइप 3 is not used in genetic engineering. Ways to cut DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. इसको स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीन में भी मत लेना, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड ऐड होगा, उसको लिख लेते हैं। दिस सीक्वेंस, दिस specific base sequence is known as recognition sequence. Sequence of HEND2। ये चीज हम पहले बता चुके हैं कि हर एक एंजाइम का अपना अपना सीक्वेंस होता है, बट हम लोग सबसे ज्यादा प्लाज्मिड और ई कोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसमें जो भी दिया हुआ है ई कोलाई का ही दिया हुआ है। जैसे ई कोलाई एंजाइम है, उसका जो पैलियोंटिक सीक्वेंस दिया, क्योंकि ये जो बार बार हम बोल रहे हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये क्या है, पिछले क्लास बताए थे कि अगर कोई सीक्वेंस जो हमारा जो सेगमेंट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो सीक्वेंस है उसी पे हमको काम करना, वही पैलियोंटिक सीक्वेंस कहलाता है। और पैलियोंटिक सीक्वेंस का एक और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर समझ लो कि तुम राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, वो दोनों सेम नहीं दिखने वाला है, ठीक है। जैसे मलयालम देखो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल के तौर पे दिया मलयालम मतलब पैलियोंटिक सीक्वेंस है GAATC और उल्टा जबर GAATC, इस तरह से दिया हुआ। देखो जैसे GAATC और उल्टा भी करेंगे तो GAAT और C, इस तरह का ही जो होता है सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है, इसको हम लोग पैलियोंटिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है।
और हर एक एंजाइम का जो है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्निशन साइट है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि हिंड 2 का जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि उसी के हिसाब से हम उसको काट सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको जो है कोई और काट दे, ऐसा नहीं कि जो हम लोग इसको जो है ये काट दे, हिंड 2 कभी नहीं काटेगा। इस पेरियोडिक सीक्वेंस को कौन काटेगा? ई कोराई एंजाइम, या जो बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो यही काटेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए हर एक मतलब हर एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, बस यही चीज है, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद फिर कुछ डाटा है, ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछता है कि फर्स्ट कौन हुआ था वगैरह जो भी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसका मतलब ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ये ना, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो हम यहाँ पे दो वर्ड बता रहे हैं, आई मीन दो डाटा है। एक है कि हिंड 2 के अलावा 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर चुका है या फिर आइसोलेट कर चुका है ओवर 230 बैक्टीरिया, मतलब 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ से 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कर चुका है? एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट कर चुका है, जो कि हर एक, देखो लिखा है ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब हर एक एंजाइम के लिए हर एक, आई मीन बोल सकते हैं कि नया रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि वहां पे वो कट लगाएगा और कट के बाद फिर वो अपना फंक्शनिंग करेगा, क्योंकि ये इसका काम कटिंग करने का ये है, ठीक है, ये है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, इसी का है द restriction endonuclease inspects the length of DNA, inspects the length of DNA, it recognizes a specific sequence
specific sequence, it binds to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar फॉस्फेट बॉन्ड। देखो हम बताए थे कि कहाँ पे काटता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से, बैकबोन से काटता है, ठीक है। और स्पेशल सीक्वेंस इन डीएनए recognized by restriction endonuclease is called, क्या बोलेंगे इसको, is called पैलियोंड्रिक पैलिंड्रोनिक है, सॉरी, पैलिंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। एक सीक्वेंस भी है, ऊपर में हम लिख देते हैं, ठीक है, रुक जाओ अभी, ऊपर में लिख देते हैं 5' से GAATTC और 3 CTTA एंड G, ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। यही है पैलिंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। PNS लिख दिए हैं शॉर्ट में, इसको ध्यान रखना, पैलिंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो है ये किसके लिए है, तो इस्चेरिया कोलाई जो एंजाइम है उसी के लिए ये सीक्वेंस का दिया हुआ है। और ऐसे अगर हम बात करें तो हर एक एंजाइम के लिए हर एक अलग अलग एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हम लोग पैलिंड्रोनिक बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो शुगर फॉस्फेट के बाद क्या लिखा सर? शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा, बैकबोन, हाँ बैकबोन। अरे ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लो, ठीक है, मतलब कोई स्पेलिंग वगैरह। हो गया, ले लिया इसको? यस सर। अब हम लोग है इसको कैसे एंजाइम का नाम है उसके लिए भी पॉइंट है, लिख लो।
एनसीईआरटी को पढ़ना, तुमको सब कुछ मिलेगा जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 restriction, type 2 restriction enzyme are named for the bacterium from which they have isolated. First point है, the first letter used for the enzyme is the first letter used for the enzyme is the first letter of is the first letter of the bacterium genus. Then comes the first two letter of its species. Next is the strain of the organism. Last in a Roman number signifying, numeral है, signifying the order in which the enzyme was isolated from the strain of bacterium. Example, enzyme E. coli. Enzyme E. coli was isolated from Escherichia coli strain RY13, and it was the first endonuclease one. यही है कैसे कैसे हम इसको नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुमको कुछ पॉइंट बता देते हैं। ये हो गया तुम्हारा
पहला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ध्यान देना, ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट, हम डायरेक्ट देगा जीनस स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये हो गया चौथा, बस, ठीक है, तो यही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे सामने वो होंगे। तो उस लाइन को ध्यान रखना, मतलब अगर देखा जाए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया तीसरा पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा चौथा पॉइंट, ठीक है, और ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। इसके नीचे में तो अच्छे से एग्जांपल दिया ही है, तो ये इसको नोट कर लो। हो गया सर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम तुमको बता देते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जो तीसरा पॉइंट लिखे हैं ये स्ट्रेन वाला, ठीक है, स्ट्रेन वाला, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई हम इसलिए लिख दिए क्योंकि डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन वो पूछता है कि ई को रहा है, ये वाला क्वेश्चन जैसे पूछ चुका है स्ट्रेन का नाम बताओ, तो इस तरह से है। इसका पूरा नाम सोचो क्या होगा, एस्चेरिचिया कोलाई RY13, उससे कौन सा एंजाइम निकल रहा है, एस्चेरिचिया सॉरी ई कोलाई, कौन निकल रहा है, ई कोलाई, बस यही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। हो गया, इसको लिख लिए। हाँ सर। यस सर। हाँ, अब जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखना है, ठीक है। देखो पिछला जो है उसमें हम बताए थे कि किसी को भी कट करना है तो हम लोग जो कट करते हैं एक स्पेसिफिक साइड पे करते हैं, मतलब ऑब्लिकली कट करना पड़ता है, और अगर उसको सीधे हम कट कर दिए, अगर हम उसको सीधे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ये हम बताए हैं, ठीक है। अगर सपोज है, चलो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल देते हैं, जैसे GAATTC था उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5 डैश 3 डैश 3 डैश एंड 5 डैश। मान लिया जाए क्योंकि जो साइट होता है ऊपर वाले को यहाँ से काटेगा, नीचे वाले को यहाँ से काटेगा, मतलब ये एक नया सेगमेंट बना देगा, ठीक है। ये ऑब्लिकली कट है, लेकिन अगर सपोज दैट इसी चीज को अगर सीधा सीधी काट देगा तो फिर वहां होगा, कल बताए थे, बताओ क्या होगा इस केस में, क्या होगा सर एक स्ट्रेन पूरा कंप्लीट नहीं ना मिलेगा, तो उसमें सर एक स्ट्रेन। हाँ देखो इसका नाम दिया था, अगर हम सीधे काट दिए इसको हम लोग ब्लंट कट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लंट कट। इसमें हमको क्या कोई स्टिकी एंड मिलेगा, स्टिकी सेगमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन काटेंगे इसमें स्टिकी कटिंग का पता चलेगा, आई मीन स्टिकी एंड जो है वो हम लोग को पता चलेगा किससे किसको इसको आई मीन जोड़ना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो दूसरे जो है फॉरेन डीएनए को जैसे मान लो अब ये हमारा डीएनए मिल गया, ठीक है, अब ये हमारा फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड का तो चलो ठीक है, प्लाज्मिड जो है उसके बारे में भी बताएंगे हम। प्लाज्मिड जो होता है क्या, मान लो उसका काट दे, लेकिन यहाँ पे इसको स्टिक तो करना होगा, तब ना हम यहाँ पे लाइगेज एंजाइम का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लाइगेज का काम होता है स्टिकी एंजाइम काम बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं, स्टिकी एंजाइम। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इस तरह से कटिंग नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो स्टिकी एंड मिलेगा, और इस तरह होगा तो इसको ब्लंट कट बोलते हैं, ब्लंट इसको कटिंग बोल देंगे अगर हम सीधे सीधे इसको काट दिए तो, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग का एक फिगर है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये वाला देखो, इसी ये वाला जो है आई मीन एनसीईआरटी में तो दिखेगा तुमको, ये वाला
ये वाला फिगर, ये वाला, ठीक है। ये वाले फिगर में वही चीज है और उसी चीज को लेके बताया है कि आखिर हम लोग रिकमेंड कैसे करते हैं। तो ये ऑब्लिकली काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ऐसा नहीं कटने वाला है तो सॉरी, अगर ये ऐसा नहीं काटेंगे तो हम लोगों को स्टिकी एंड ही नहीं मिलेगा, और अगर एंड नहीं मिलेगा तो हम उसको जोड़ेंगे कैसे, और जोड़ेंगे नहीं तो फिर वो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बस इसको बस नॉर्मली इसको वही नोट्स के बाद इसको लिख लेना, ब्लंट कट किसको बोलेंगे, अगर सीधा काट दिए तो ब्लंट कट, और नहीं एंड हमको मिलेगा, ठीक है। बस इसको कर लो, ठीक है। इसको ब्लंट एंड बोलते हैं, ध्यान में, ब्लंट कट हम लिख दिए हैं, एंड है, ठीक है। अगर हम सीधा काटेंगे तो ये ब्लंट एंड जिसमें कोई काम नहीं होगा, और अगर हम इस तरह काटते हैं तो इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। ये वाला पूछता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, और ये एनसीईआरटी में भी है, इसको तो खैर। इसके बाद तुम्हारा फिगर चला जाएगा। फिगर वो वही रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी का जो फिगर थोड़ा ट्रांसफॉर्मिंग वाला, वो वाला हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए? यस सर। चलो